हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे छोटी आंत में पाचन के बारे में। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन होता है आमाशय में, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। तो पहली चीज आप ये जान लीजिए कि छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 डुओडिनम, जिसको कि हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। अब देखिए, जेजुनम को इसको अग्र क्षुद्रांत कहते हैं हिंदी में, अग्र क्षुद्रांत, और इसको कहते हैं क्षुद्रांत, और इसको कहते हैं ग्रहणी। तो एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर बच्चे जिसे क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत को छोटी आंत समझते हैं। क्षुद्रांत में छोटी आंत होता है, क्योंकि हिंदी में क्षुद्र माने होता है छोटा। तो क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत नहीं है, बल्कि क्षुद्रांत जो है ये छोटी आंत का एक भाग होता है। क्षुद्रांत, ये ध्यान में रखना। तो छोटी आंत के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब देखिए, अब हमको इन तीनों के बारे में अलग अलग हमको बताना है कि ग्रहणी में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, अग्र क्षुद्रांत में क्या होता है, और क्षुद्रांत में क्या होता है। तो हम एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर जैसे देखिए, एक मैं एलिमेंट्री कैनाल का एक मैं फिगर बना दे रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, ये देखिए, ये तो है स्टोमक, जिसको कि आमाशय कहते हैं। ये स्टोमक है, और ये जो ऐसे यू आकार की या सी आकार की जो मुड़ी हुई रचना है ना, ये इसी रचना को कहते हैं डुओडिनम, यानी कि ग्रहणी। ये देखिए, ये ग्रहणी है। इसको थोड़ा सा और हम मोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, अब यहां पर ये तो हो गया डुओडिनम, और ये वाला भाग जो है, ये है आपका जेजुनम, यानी अग्र क्षुद्रांत इसको कहते हैं। अग्र क्षुद्रांत, ये अग्र क्षुद्रांत होता है जेजुनम। और अब ये वाला भाग जो है, ये कहलाता है इलियम, यानी कि क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत जो है, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, क्षुद्रांत। हालांकि भोजन का पाचन अगर हम देखेंगे तो भोजन का अधिकांश पाचन यानी कि छोटी आंत में ग्रहणी में ये जो ग्रहणी वाला भाग होता है
इसी ग्रहणी वाले भाग में भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। और इसी ग्रहणी से जुड़ा होता है ये अग्नाशय, इसको अग्नाशय या पैंक्रियाज कहते हैं। और यहीं पर ग्रहणी में आकर के पित्ताशय खुलता है। ये पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर। और यहीं पर जो है यकृत पाया जाता है। यकृत में पित्त रस बन करके इसी पित्ताशय में आकर के स्टोर होता रहता है। ये चीज इतना आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे किस प्रकार से पाचन होता है, यानी छोटी आंत के विभिन्न भागों में। तो अब देखिए, हमने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाचन जो है ये केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन्हीं तीन का पाचन होता है। तो छोटी आंत के विभिन्न भागों में हम 3 स्टेप में अध्ययन करेंगे। छोटी आंत में पाचन का अध्ययन हम 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार से होता है, और फिर तीसरे स्टेप में हम अध्ययन करेंगे कि छोटी आंत में वसा का पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। और यहाँ को पहले हम बिल्कुल यहाँ कर दे रहे हैं, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन ये हो गया। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटीन का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद जो है अमीनो अम्ल बनता है, और वह अमीनो अम्ल आंत के सूक्ष्माणुओं द्वारा अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंच जाता है। तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन देखिए। सबसे पहले अब छोटी आंत के हमने बताया छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। तो कैसे कैसे होता है, तो देखिए इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहले कि ग्रहणी में आकर के खुलता है अग्नाशय, और अग्नाशय से कई प्रोटीन पाचक एंजाइम आकर के ग्रहणी में मिलते हैं और वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसके अलावा आंत के एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा भी कुछ एंजाइम निकल करके आते हैं जो कि बाकी प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। तो अब देखिए छोटी आंत द्वारा आंत्र रस का निर्माण होता है। आंत्र रस में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि जो कि आमाशय से भोजन धीरे धीरे करके ग्रहणी वाले भाग में आता है। एक चित्र भी हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। पहले चित्र का भी समझना ज्यादा आसान हो जाता है। ये यहां से ये देखिए यहां पर ये है अग्नाशय, और यहां पर आकर के पित्ताशय आकर के भी पर खुलता है छोटी ग्रहणी में। पित्ताशय तो आमाशय में चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिसकी वजह से आमाशय में भोजन ये
बहुत अम्लीय हो जाता है और यह अम्लीय भोजन धीरे धीरे आमाशय, ये जो है आमाशय है, आमाशय से भोजन धीरे धीरे करके ग्रहणी वाले भाग में आता है। अब देखिए आमाशय की दीवारों में, आमाशय की दीवार की जो गोबलेट कोशिकाएं होती हैं, गोबलेट कोशिकाओं द्वारा म्यूकस यानी श्लेष्मा का निर्माण होता है और यह श्लेष्मा करता क्या है, आमाशय के स्वपाचन से बचाता है। आमाशय के स्वपाचन का मतलब क्या है कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आमाशय की दीवार को गला सकता है, लेकिन आमाशय की दीवारों में ये जो श्लेष्मा का स्राव होता है, श्लेष्मा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवार की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि आमाशय की दीवार पर एचसीएल का कोई प्रभाव नहीं होता। अब देखिए अगर ये अम्लीय भोजन ग्रहणी में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ग्रहणी में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव होगा और ये ग्रहणी की दीवार को क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो इसके लिए होता क्या है कि ग्रहणी की दीवार में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्रंथ, ब्रूनर ग्रंथ, ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा जो है क्षारीय तरल का स्राव होता है। ये क्षारीय तरल क्या करता है, ये आमाशय से आने वाले भोजन के अम्लीयता को समाप्त कर देता है, जिससे कि ग्रहणी की दीवार सुरक्षित रहती है। और दूसरा चीज, अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है ये अम्लीय माध्यम में सक्रिय नहीं होते, इसलिए ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल, क्षारीय तरल पदार्थ ये भोजन की अम्लीयता को समाप्त करके अग्नाशयिक एंजाइमों के लिए उचित माध्यम तैयार करता है। ठीक इसी प्रकार से पित्ताशय से पित्तरस भी निकल करके ग्रहणी में आता है और पित्तरस में भी पित्त लवण होते हैं जो कि भोजन के यानी वसा की पाचन में सहायक हो, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखिए आमाशय से भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में आता है, ग्रहणी की ब्रूनर की ग्रंथियों से क्षारीय तरल का स्राव होता है, यह क्षारीय तरल भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर अग्नाशय एंजाइमों के लिए अनुकूल माध्यम प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए अग्नाशय द्वारा कौन कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, तो अग्नाशय द्वारा कई प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि अग्नाशय के एंजाइम्स, अग्नाशय के एंजाइम, इन अग्नाशय रक्त में उपस्थित एंजाइम कौन कौन से होते हैं। अब देखिए अग्नाशय रस में कई प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पहला है ट्रिप्सिनोजन। अब देखिए अग्नाशय द्वारा निष्क्रिय रूप में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोइलेस्टेज आदि एंजाइम निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। उनका नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर। जैसे पहला है कि पेप्सिनोजन एंजाइम, सॉरी ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, ये जो है निष्क्रिय अवस्था में होता है ट्रिप्सिनोजन। दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तीसरा है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। चौथा है
प्रोइलेस्टेज, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं, किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। यानी अग्नाशय द्वारा ये एंजाइम निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। अब होता क्या है, इनका पहले सक्रियण होता है। ये निष्क्रिय एंजाइमों का पहले सक्रियण होता है। तो कैसे सक्रियण होता है वो देखिए। सबसे पहले एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति, एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन जो है यह सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिन में पहला स्टेप, यानी सबसे पहले निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन एंजाइम एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है ये ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में ये सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम में ये परिवर्तित हो जाता है, ये सक्रिय हो गया। इसके बाद प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यह एंजाइम भी ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में ये सक्रिय कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। चौथा जो है प्रोइलेस्टेज एंजाइम, इसका भी परिवर्तन ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में होता है और ये इलेस्टेज में इसका परिवर्तन हो जाता है। इलेस्टेज यानी अग्नाशय रस में उपस्थित प्रोटीन पाचक निष्क्रिय एंजाइमों का सक्रियण किस प्रकार से होता है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले यानी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय ग्रस्त स्रावित होता है, जिसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, नंबर 2 काइमोट्रिप्सिनोजन, नंबर 3 प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और नंबर 4 प्रोइलेस्टेज। अब लिखेंगे इन एंजाइमों का सक्रियण निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन का परिवर्तन सक्रिय ट्रिप्सिन में हो जाता है। पहला स्टेप क्या लिखेंगे? पहला स्टेप लिखेंगे एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का परिवर्तन सक्रिय ट्रिप्सिन में हो जाता है। दूसरा स्टेप ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम का परिवर्तन काइमोट्रिप्सिन में हो जाता है। तीसरा पॉइंट ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम का परिवर्तन सक्रिय कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम में हो जाता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि प्रोइलेस्टेज यानी ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोइलेस्टेज एंजाइम का परिवर्तन सक्रिय इलेस्टेज एंजाइम में हो जाता है। अब देखिए, अब ये आगे चलकर ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या ये काम करते हैं। देखिए, अब सक्रिय होगा कि 4 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेस्टेज। अब इन एंजाइमों का क्या फंक्शन है प्रोटीन पाचन में, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो पहला हो गया इनका सक्रियण और दूसरा हो गया इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन।
अब प्रोटीन का पाचन ये किस प्रकार से करते हैं उस चीज को देखिए। देखिए हमने आपको बताया था कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में प्रोटीन का प्रोटीन जब आता है तो आमाशय में जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम होता है जो कि जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, या निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आमाशय में प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोन, प्रोटियोज तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित हो गया था। अब आमाशय से देखिए, आमाशय में जो प्रोटीन था किसमें परिवर्तित हो गया था पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्टोन, प्रोटियोज, पॉलीपेप्टाइड में। अब ये प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड अब आएगा ये ग्रहणी वाले भाग में आएगा। तो ग्रहणी में अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलेगा, जिसमें अभी हमने जो आपको बताया कि वो एंजाइम आकर के भोजन में मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रोटियोज पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड या इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, प्रोटियोल, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। अब देखिए, अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, देखिए अभी हमने आपको बताया था कि ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया था, सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो गया था, और काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित हो गया था। अब जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करते हैं? ये एंजाइम जो है प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, इनको जो है ये छोटे पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। देखिए पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड को छोटे पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ये दो एंजाइमों का काम हो गया। जो उन्होंने 4 एंजाइमों के नाम आपको अभी याद नहीं करके बताया था, उसको 2 एंजाइम ये काम कर जाते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड को छोटे पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगला स्टेप देखिए, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा भाई? अब दूसरे स्टेप में जो है ये छोटे पॉलीपेप्टाइड का इनका अपघटन होगा। छोटे पॉलीपेप्टाइड ये जो है कार्बोक्सीपेप्टाइड एंजाइम, हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कार्बोक्सीपेप्टाइड एंजाइम जो है ये क्या काम करता है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये जो है छोटे पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में इनको तोड़ देता है।
ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरे स्टेप में क्या है, पॉलीपेप्टाइड तीसरे स्टेप में पॉलीपेप्टाइड ये जो है एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में, एमिनोपेप्टिडेज एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड जो है ये डाइपेप्टाइड प्लस अमीनो में परिवर्तित हो जाता है। यानी पॉलीपेप्टाइड जो है एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और चौथा स्टेप है यानी डाइपेप्टाइड, चौथा स्टेप मैं यहां बता दे रहा हूं, ये देखिए चौथा स्टेप यानी डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाइपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इसका अपघटन जो है अमीनो अम्ल में हो जाता है। अमीनो अम्ल में हो जाता है। अब देखिए ये हो गया प्रोटीन का पाचन। अच्छा अब देखिए और पांचवा स्टेप क्या है, जो इलास्टेज एंजाइम था, इलास्टेज एंजाइम ये इलास्टिन तंतुओं का इनका यानी इलास्टेज एंजाइम द्वारा, इलास्टेज एंजाइम द्वारा इलास्टिन तंतुओं का अपघटन हो जाता है। ये हो गया ग्रहणी में पाचन की क्रिया विधि, यानी कि ग्रहणी में प्रोटीन के पाचन की क्रिया विधि। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है 2021 में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस पर ये बनेगा कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए तथा छोटी आंत में प्रोटीन की पाचन की क्रिया विधि समझाइए। ये इसके 2021 में आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये लगभग 94% है, यानी 2021 में आने की संभावना 94% है इस क्वेश्चन के कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए तथा छोटी आंत में प्रोटीन पाचन की क्रिया विधि समझाइए। तो एक बार हम इसको और दोबारा रिपीट कर देना चाहते हैं, इसको आप सुन लीजिए कि हेडिंग डालेंगे यानी छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन, तो लिखेंगे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में नंबर 1 ग्रहणी, नंबर 2 अग्र क्षुद्रांत, नंबर 3 क्षुद्रांत। लिखेंगे प्रोटीन यानी प्रोटीन का पाचन ग्रहणी वाले भाग में, यानी अधिकांश प्रोटीन का पाचन ग्रहणी के छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में संपन्न हो जाता है। बाकी अन्य भागों में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। फिर लिखेंगे कि छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन के लिए मुख्य रूप से अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम्स होते हैं। फिर लिखेंगे अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है, जिसमें
कई प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर देखेंगे आमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है। यह अम्लीय भोजन धीरे धीरे करके ग्रहणी वाले भाग में आता है। तो ग्रहणी में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा क्षारीय तरल का स्राव होता है। यह क्षारीय तरल भोजन आमाशय से आने वाले भोजन की अम्लता को समाप्त करके दो काम करती हैं। पहला काम ग्रहणी के क्षतिग्रस्त होने से बचाती हैं, यानी ग्रहणी के क्षतिग्रस्त होने से बचाती हैं। दूसरा काम क्या है, अग्नाशय एंजाइमों के लिए आवश्यक पीएच यानी आवश्यक माध्यम उपलब्ध करवाता है। फिर लिखेंगे अग्नाशय रस में निम्नलिखित प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रोटीन पाचक एंजाइम निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, नंबर 2 काइमोट्रिप्सिनोजन, नंबर 3 प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, नंबर 3 प्रोइलेस्टेज। फिर लिखेंगे कि प्रोटीन के पाचन से पहले इन निष्क्रिय एंजाइमों का सक्रियण निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला स्टेप लिखेंगे नंबर 1 यानी सर्वप्रथम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम यानी कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का सक्रियण सक्रिय ट्रिप्सिन में हो जाता है। नंबर 2 दूसरा पॉइंट लिखेंगे काइमोट्रिप्सिनोजन यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम का सक्रियण काइमोट्रिप्सिन में हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम इसका जो है ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में इसका सक्रियण कार्बोक्सीपेप्टिडेज में एंजाइम में हो जाता है। और चौथा लिख देंगे कि प्रोइलेस्टेज एंजाइम का सक्रियण ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय इलेस्टेज में हो जाता है। ये अलग हो गया सक्रियण। फिर लिखेंगे उपर्युक्त एंजाइमों द्वारा प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब नंबर 1 पॉइंट डालेंगे कि सर्वप्रथम ट्रिप्सिन एंजाइम की सक्रिय ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड का अपघटन डाइपेप्टाइड, छोटे पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में हो जाता है। दूसरा स्टेप हमने आपको बताया था कि छोटे पॉलीपेप्टाइड यानी कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में छोटे पॉलीपेप्टाइड का अपघटन डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में हो जाता है। तीसरा लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड इसका अमीनो पेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन जो है डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में हो जाता है। और चौथा स्टेप लिखेंगे डाइपेप्टाइड यानी डाइपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइपेप्टाइड जो है ना डाइपेप्टाइड का अपघटन अमीनो अम्ल में हो जाता है। अब जब अमीनो अम्ल बन गया तो पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन हो गया। और यह अमीनो अम्ल जो है ये छोटी आंत के यानी कि मुख्य रूप से जो इलियम वाला भाग होता है यानी क्षुद्रांत वाले भाग में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होकर के और ब्लड में पहुंच जाता है। इस प्रकार से छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में या विभिन्न भागों में प्रोटीन का पाचन होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद जो है छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार से होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।